हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट लेसन लेकर आए हैं जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। ये हमारे क्लास 6 की बुक है हमारे अतीत, और इसके हम 9 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस नए लेसन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया है लेसन में, ये देखिए अरविंद के बारे में बात हो रही है। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया है। उसने सोचा वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। लेकिन उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक राजा संगीतज्ञ कौन हो सकता है वह, ये अरविंद सोचने लगा। तो अब बता रहे हैं वो कौन सा राजा था जो वीणा बजाता था, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ, समुद्रगुप्त के बारे में, जो गुप्त वंश का एक प्रसिद्ध राजा रहा है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, वो प्राप्त होती है इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे हुए एक अभिलेख से पता चलता है समुद्रगुप्त के बारे में। इसकी रचना किसने की थी इस अभिलेख की, तो इसकी रचना की थी समुद्रगुप्त के दरबार में ही एक कवि और इनके मंत्री रहते थे हरिसेन, उन्होंने ही इसकी रचना की थी। देखिए अशोक का एक स्तंभ था जिसके बारे में हमने पढ़ा भी था। तो उन्होंने एक स्तंभ जो इलाहाबाद में स्थित था उसी पर हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में भी रचनाएं लिखी है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति क्या होती है, यह एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे कि बताया गया था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में। जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था इनके बारे में भी वहाँ पर गौतमी ने, इनकी माता गौतमी ने जो दान किया गया था अभिलेख, उसमें इनके बारे में लिखा गया है। तो ये लिखते कौन थे, देखिए राजा की प्रशंसा में लिखे गए जो अभिलेख लिखे जाते थे उन्हें ही प्रशस्ति कहा जाता था। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया था। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, अब जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी गई है उसमें क्या लिखा है ये देखते हैं। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। तो नीचे एक वाक्य ऐसा ही दिया है जो उस अभिलेख में प्रशस्ति में लिखा हुआ है। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। तो देखिए कितना सुंदर वर्णन इन्होंने यहाँ किया है समुद्रगुप्त के बारे में। आगे देखते हैं। पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे, उसी तरह कुछ छेद बैंगनी और नीले रंग के हैं। तो इस मानचित्र में, यह मानचित्र इस प्रशस्ति से प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। तो हरिसेन ने वर्णन किया है समुद्रगुप्त, और अन्य 4 प्रकार के राजा हैं उनके बारे में देखते हैं क्या वर्णन इन्होंने दिया है। पहले हम मानचित्र देख लेते हैं। ये रहा, देखिए यहाँ पर ये कुछ अभी बताए थे लाल रंग के कुछ बिंदु हैं यहाँ पर। ये अलग हिस्सा है, ये एक हिस्सा ये है यहाँ पर, और एक अन्य हिस्सा ये रहा। तो यह 4 अन्य भागों को यहाँ दर्शाया गया है। अब देखते हैं क्या वर्णन है इसमें। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो चलिए पहले ये हरे रंग का क्षेत्र देखते हैं, कौन कौन से थे हरे रंग का क्षेत्र। ये रहा, जिसमें कन्नौज, प्रयाग और पाटलिपुत्र, नालंदा पर मुख्य रूप से ये क्षेत्र थे, और इसमें 9 राज्य थे जिन्हें हराकर समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिला लिया था। इसके बाद
आगे दिया है, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था और समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। तो ये देखते हैं ये 12 शासक के बारे में, ये कहाँ के क्षेत्र हैं। देखिए, ये रहे वो सभी क्षेत्र जिन्हें समुद्रगुप्त ने जीता और फिर बाद में उन्हें शासन करने की अनुमति प्रदान की थी। इसके बाद पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है, जिसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। समुद्रगुप्त के लिए ये उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके दरबार में भी उपस्थित हुआ करते थे। तो ये बैंगनी रंग का क्षेत्र कौन सा है, ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ ये सारा ये दिखाया गया है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चौथे नंबर पर किसके बारे में बात हुई है। बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह इसके साथ किया था। अब यहाँ पर देखिए, ये एक सिक्का है जिस पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये देखिए, ये बाहर का वो क्षेत्र है जो दूसरे राजाओं का था और इसमें श्रीलंका क्षेत्र भी आता है। ये कुषाण और शकों से संबंधित है। इसके बाद आगे कुछ वंशावलियाँ देखते हैं। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। ये प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पर पितामह यानी परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। तो इसमें इनकी जो माता का वर्णन क्या है, माता का नाम था कुमार देवी जो लिच्छवी गण की थी और इनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त, गुप्त वंश के पहले शासक थे। तो समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त थे और इनकी माता थी कुमार देवी। अगर बात की जाए गुप्त वंश के प्रथम शासक कौन थे, तो वो ये चंद्रगुप्त ही थे जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि किस गुप्त शासक ने महाराजाधिराज की सर्वप्रथम उपाधि धारण की थी, तो वो थे चंद्रगुप्त। इन्हें चंद्रगुप्त प्रथम कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने भी ये उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे कि उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी प्राप्त होती है। इनके बारे में अभिलेख और सिक्कों से भी पता चलता है। इन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। तो अंतिम शक शासक जो थे उन्हें समुद्रगुप्त ने ही परास्त किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास, ये देखिए, जो कालिदास थे और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, ये किसके दरबार में थे, ये समुद्रगुप्त के दरबार में ही थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है कि कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे या फिर खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किसके दरबार में थे या किसके समकालीन थे, ऐसा भी पूछा जाता है। तो ये समुद्रगुप्त के दरबार में थे। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। अब हर्षवर्धन के बारे में देख लेते हैं। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख और सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह अन्य शासक जो थे उनके बारे में उनकी जीवनी से भी पता चलता है। और ऐसे ही एक राजा थे हर्षवर्धन, जो कब हुए, करीब 1400 साल पहले इन्होंने शासन किया है। और इनके भी एक दरबारी कवि थे बाणभट्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। बाणभट्ट ने संस्कृत में हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है और जिसका नाम है हर्षचरित। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है कि हर्षचरित के रचयिता कौन है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन किया गया है। एक चीनी यात्री थे स्वयं त्सांग, जिनके बारे में हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था कि ये चीन से भारत आए थे। ये काफ़ी समय हर्ष के दरबार में रहे। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि चीनी यात्री स्वयं त्सांग किसके दरबार में रहे थे, हर्षवर्धन के दरबार में रहे थे। इन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका वर्णन भी किया है। हर्ष अपने पिता के सबसे छोटे बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। ये सबसे बड़े बेटे नहीं थे, इनसे बड़े इनके भाई थे। पहले वो शासक बनते हैं, लेकिन क्या होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद हर्षवर्धन शासक बनते हैं। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे, जो इनकी बहन थी राजश्री, उसके
जो पति थे वो कहाँ के थे, वो कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार दिया तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध और बंगाल को जीतकर उन्होंने पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगह पर नहीं मिली। जब इन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि हर्षवर्धन को किस शासक ने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय। ये चालुक्य शासक थे और कहाँ पर, जब ये नर्मदा नदी को पार करने के बारे में सोच रहे थे, उधर बढ़ रहे थे, तब इन्हें चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था। आगे पढ़ते हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। अब इनके बारे में जो प्रशस्तियाँ लिखी है उन्हें देख लेते हैं। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कहाँ तक था? चालुक्यों का राज्य था कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि जो चालुक्य का राज्य किस क्षेत्र में था? ये क्षेत्र क्या था इनका? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच। और पल्लवों का राज्य क्षेत्र क्या था? ये था कावेरी नदी के डेल्टा तक, कांचीपुरम से कावेरी नदी के डेल्टा तक। और चालुक्यों की राजधानी क्या थी? चालुक्यों की राजधानी थी ऐहोल। ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे धार्मिक केंद्र भी बन गया और यहाँ पर कई मंदिर भी थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। अतिक्रमण अर्थात एक दूसरे की सीमाओं को कभी पल्लव चालुक्यों की सीमा को अपने कुछ क्षेत्र अपने अधिकार में कर लेते थे तो कभी चालुक्य पल्लवों का। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो कि समृद्ध शहर होते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य शासक थे। अब अगर क्वेश्चन ये बनता है सबसे प्रसिद्ध चालुक्य शासक कौन थे, तो वो थे पुलकेशिन द्वितीय। इनके बारे में हमें इनकी दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें इनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों का वर्णन दिया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से ये राज्य मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने हर्षवर्धन को भी आगे बढ़ने से रोका था। हर्ष का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया था, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। इसके बाद आगे बता रहे हैं, पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन ही थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए और पल्लव और चालुक्यों का अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इन दोनों में लगातार पल्लव और जो चालुक्य थे, आपसी इनमें जो झगड़े होते रहते थे, उस कारण दोनों ही वंश धीरे धीरे दुर्बल होते जा रहे थे और इसका फायदा किसने उठाया? राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने। इन राजाओं का प्रशासन कैसे चलता था? पहले राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या होती थी? वो होती थी गांव। धीरे धीरे कई नए बदलाव आए, जैसे कि राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, जैसे कि बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जो कवि होते थे, कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री, एक संधि विग्रहक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थ यानी लिपिकों का प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थीं, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। अब एक नए प्रकार की सेना के बारे में देखते हैं। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, जिनमें कौन कौन होते थे? हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल।
पर इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों का कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इन्हें कुछ भूमिदान दे दी जाती थी और दी गई भूमि से क्या होता था, ये कर वसूल करते थे जिससे वे सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। तो सामंतों का क्या काम था, राजा इन्हें कुछ भूमि दान में दे देते थे और उसके बाद ये सामंत उस भूमि से कर वसूल करते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे तो ये सामंत अपना अधिकार वहाँ पर कर लेते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं, अब इन सभाओं के बारे में देख लेते हैं। पल्लव के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है और इन्हीं में से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहा जाता था। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ पर उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। तो उर भी एक ग्राम सभा ही होती थी। नगरम क्या होता था, नगरम व्यापारियों का संगठन होता था। सीधे सीधे ऐसे ही क्वेश्चन बोल दिया जाता है कि नगरम क्या है और नीचे ऑब्जेक्टिव में कहीं ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो नगरम क्या है, यह है व्यापारियों का संगठन। संभवतः इन सभाओं पर धनी और शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण होता था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। उस जमाने में आम लोग, अब इनके बारे में देख लेते हैं। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक वर्णन दिया है। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इनके नाटकों की रोचक बात ये थी कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, और जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। तो देखिए, जो राजा और अधिकांश ब्राह्मण व्यक्ति थे वे किस भाषा का प्रयोग करते थे, संस्कृत का, जबकि जो सामान्य व्यक्ति थे वे प्राकृत भाषा बोलते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है, कालिदास हैं। और इसमें वर्णन किसका दिया है, दुष्यंत नामक राजा और शकुंतला की, एक शकुंतला थी नामक एक युवती थी, जिन इन दोनों के ही प्रेम कहानी का वर्णन इसमें मिला है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की भी बात की गई है। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। अब देखते हैं ये वर्णन इन्होंने कैसे किया है। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। ये अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, परंतु दुर्घटनावश ये अंगूठी शकुंतला से, जब वो नदी पार कर रही थी, नदी में गिर जाती है और उसे वो मछली निगल लेती है। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर, जब मछुआरा पानी में जाता है मछली पकड़ने, वो इस मछली को लेकर आता है और उस मछली के पेट से ही निकलती है ये अंगूठी। इस अंगूठी को लेकर वो राजमहल पहुंचता है तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से उससे पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। तो देखिए इन्हें कैसे वर्णन किया है कि उस मछुआरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं द्वारपाल और पुलिस वाले। आगे देखते हैं। चीनी यात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। तो जो अछूत व्यक्ति थे वो कहाँ रहते थे, शहरों के बाहर रहते थे। फासियन लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से आने से बचते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का सजीव चित्रण यहाँ पर किया है। देखिए, जब राजा अपनी सेना के साथ बाहर निकल रहे थे तो उसका वर्णन कर रहे हैं। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे कि बर्तन, असबाब क्या होता है, सोने का पायदान, खाने पीने का सामान जैसे कि बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। तो ये सब सामान राजा के साथ चलता था। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों या ऊँटों तथा हाथी जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाई जाती थी।
इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल और तुरही बजाते हुए चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांवों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़, फूलों का उपहार दिलाते थे, जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या अनुरोध उनके सामने रख सकें। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जुते बैल इस हलचल भरे माहौल में डरकर भाग जाते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। आज अन्यत्र में देखते हैं क्या दिया है। आज अरब के बारे में बता रहे हैं इस लेसन में। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे। तो बेदुइन कहाँ के निवासी थे? ये थे अरब के, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगम्बर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। तो इस्लाम धर्म की शुरुआत किसने की थी? पैगम्बर मोहम्मद ने। कहाँ पर? अरब में। और कब की थी? 1400 साल पहले। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम में भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। उनके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया है। अब देखते हैं कुरान में क्या लिखा है। मुसलमान स्त्री और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्री और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्री और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्री और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वालों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखे हैं। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका तो अरब से निकलकर 100 सालों में ही इस्लाम धर्म उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस महाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब वे अपने साथ अपने धर्म को भी लेकर आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध को जीत लिया था। सिंध जो आधुनिक पाकिस्तान में है, इस भाग को जीत लिया था। तो इसके साथ ये लेसन तो कंप्लीट हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई है, इन्हें देख लेते हैं। गुप्त वंश की शुरुआत कब हुई थी? 1700 साल पहले। हर्षवर्धन ने शासन किया है 1400 साल पहले। तो ये था आज का लेसन जो यहाँ कंप्लीट होता है। और इस बुक का केवल एक लेसन बचा है, उसे हम कल कर लेंगे। इसके साथ ही हमारी क्लास 6 की बुक कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम शुरू करेंगे क्लास 7 की हिस्ट्री की बुक। देखिए, पहले 6 to 8 तक हिस्ट्री की बुक कंप्लीट कर लेते हैं। जब हिस्ट्री की हो जाएगी तब हम ज्योग्राफी की स्टार्ट करेंगे और ज्योग्राफी के बाद हम पॉलिटिक्स की शुरू कर लेंगे। ऐसे ही क्लास 6 से 8 तक की बुक कंप्लीट हो जाएंगी, तब हम 9 से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन के साथ।